दुनिया में भी कई तरह की सोच के लोग होते हैं। कुछ तो काले गोरे गोरे के अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं करते, लेकिन कई लोगों को तो सिर्फ गोरा रंग ही पसंद आता है। काले लोगों के साथ तो वह बात तक नहीं करते। और वैसे भी जिनके सर पर माँ का सारा साया होता है, उन्हें काले या गोरे रंग से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, तब तक मुझे कभी भी एहसास नहीं होता था कि मेरा रंग काला है। मेरी माँ हमेशा मुझे परी कहकर ही बुलाती थी। इतने लाड़ प्यार से मुझे खाना खिलाना, नहलाना, मेरी छोटी बनाना, हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे और हमेशा कहते थे कि तुम मेरी लाडली बेटी हो। मैं माँ से कहती थी कि माँ, मेरा रंग इतना काला है, क्या कोई मुझे अपना पाएगा? मैं इतनी छोटी थी कि मैं जब उसको घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती थी, तो बच्चे भी मुझे दूर खड़ा कर दिया करते थे और कहते थे कि ये काले रंग की लड़की फिर से आ गई। हमें दूर करके वो खेलते रहते और मैं दूर खड़ी उनका खेल देखती रहती थी। मैं इतनी भोली थी कि उनके खेल को देखते हुए भी इतनी संतुष्टि महसूस करती थी कि मैं खुद ही खेल रही हूं। मेरी माँ ये सब देखती थी तो बाजार से मेरे लिए खिलौने ले आती और वह कहती कि हम माँ बेटी अपने एक दूसरे के साथ खेलेंगे, हमें किसी और के साथ खेलने की क्या जरूरत। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, हमेशा कहती थी कि तुम काले रंग की नहीं हो, भगवान कृष्ण भी काले रंग के ही थे, तो भला उन्हें तो पूरा देश पूछता है, तो तुम्हें क्यों नहीं? तुम फिक्र मत करो, तुम कभी भी अपने इस काले रंग के ऊपर अफसोस मत करना, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। मेरी माँ के इन हौसलों की वजह से ही तो मैं जीती आ रही थी। घर से बाहर जाती थी तो हर कोई मुझे कल होती रहकर पुकारता था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी माँ की अच्छी बातें घूमती थीं। लेकिन आगे चलकर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले थे जिसका अंदाजा तो लगाया भी नहीं जा सकता। मेरे काले रंग की वजह से मेरे साथ न जाने क्या क्या होने वाला था। दरअसल मेरी माँ गर्भवती हुई तो उनकी एक औलाद और हुई, उस औलाद होने के जस्ट बाद ही मेरी माँ की मौत हो गई। मेरी माँ की मौत के बाद तो जैसे मेरा जीना ही दुश्वार हो गया था। मेरा एकमात्र ही तो सहारा था, वो भी मुझसे छीन लिया गया था। अब मैं किसके सहारे रहती? हाँ, मेरे पिता मुझसे प्यार जरूर करते थे, लेकिन एक मर्द और औरत में दिन रात का फर्क होता है। जो प्यार माँ दे सके, वह पिता कभी भी नहीं दे सकता। एक माँ के प्यार के अंदर तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। हम अपनी माँ के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन पिता के साथ नहीं। और मैं तो हर समय हमारी आंखों के सामने सामने रहती है। लेकिन पिताजी तो काम के सिलसिले में बाहर भी तो जाते हैं। इसलिए माँ के जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब आगे मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे तूफान आने वाले थे जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल मेरा नाम अंकिता है। इस दुनिया में कुछ लोगों की तकदीर ऐसी है जो दूसरों के साथ कितना ही अच्छा कर ले, मगर उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। वह अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए न जाने कितने लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी खुशी लिखी ही नहीं होती है। मैंने बचपन से ही एक ऐसी जिंदगी गुजारी थी जिसमें दूर दूर तक खुशी का एक पल भी मौजूद नहीं था। मेरा रंग इतना काला था कि लोग मुझे बदसूरत कहा करते थे। लोग कहते थे कि तुम एक तरह का काला साया हो, जो अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। मैं एक ऐसे गांव में रहती थी जहां पर बहुत गरीबी थी और लोग गरीबी भरे हालात में ही जिंदगी गुजारते थे। बड़ी मेहनत से गांव के लोग अपना गुजारा किया करते थे। शुरू से ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर गृहस्थी में डाल दिया था। मेरा बचपन बड़ी मुश्किल से गुजरा था। मैं पढ़ना लिखना भी चाहती थी क्योंकि हमारे गांव के लोग 2 वक्त का खाना खा लिया करते थे। यही उनके लिए बहुत होता था। हम 3 भाई बहन थे। मेरा भाई अभी बहुत छोटा था और मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी। मेरे छोटे भाई के जन्म के समय मेरी माँ की मौत हो गई थी। हमारे पिता से ज्यादा समय रुका नहीं गया और उन्होंने हमारे सर पर सौतेली माँ लाकर रख दी थी, जो हम तीनों भाई बहनों को तंग करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ दी थी। बचपन से ही हम तीनों भाई बहन ने अपनी सौतेली माँ के बदलते हुए रंग देखे थे। वह पिता के सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करती थी, जबकि पिता के पीछे हम तीनों को बहुत तंग किया करती थी। शुरू से ही उससे मुझे बर्गर गृहस्थी के कामों पर डाल दिया था, जिस उम्र में मुझे खेलकूद करना चाहिए था।
अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए था। उस उम्र में मैं झूले के आगे चल रही थी। मेरी छोटी बहन को मेरी बुआ अपने साथ ले गई थी। बुआ के पास कोई औलाद नहीं थी। मेरी बुआ हम दोनों बहनों में से किसी एक को लेने आई थी। मगर मेरा रंग बचपन से ही बहुत काला था और मेरी बहन मामूली सी शक्ल की थी। इसीलिए मेरी बुआ ने मेरी छोटी बहन के बारे में मेरे पिताजी से कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ सारी। ये मेरे साथ रहेगी। जवान होने के बाद इसकी शादी भी मैं ही करूंगी। अपनी बेटी बनाकर मैं इसे रखूंगी। मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, मेरी बहन का भाग्य तो जाग गया, क्योंकि मेरी बुआ अच्छी खासी पीते घर ससुराल में ब्याह कर गई हुई थी। उनके पति उन्होंने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा था। शायद ऐसा इसलिए था कि मेरी बहन की शक्ल उसे इस घर से निकाल ले गई थी। अगर मैं भी शक्ल की ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की होती, तो शायद मुझे भी कोई ना कोई लेकर जा सकता था। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जब शक्ल बदसूरत होती है तो उसका नसीब भी बदसूरत होता है। मेरा नसीब भी कुछ ऐसा ही था। मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र अभी कम ही थी, मेरी सौतेली माँ को वह घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए उसने मेरे भाई को पिताजी के साथ खेतों में काम करने भेज दिया जाता था। उस समय मेरे छोटे भाई की उम्र 9 साल थी और मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर दे, मगर मेरा रंग इतना काला था कि गांव में कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि गांव का जो भी इंसान मुझे देखता था वह यही कहता था कि ये इतनी काली है कि अगर इसे अंधेरे में खड़ा करा दिया जाए तो ये अंधेरे में ही मिलकर रह जाएगी, और अगर शादी के बाद इसके बच्चे हुए तो वह भी इसी की तरह होंगे। राम के लोग कुछ इस तरह मेरी मजाक बनाया करते थे। मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे घर के काम ही इतने बताती थी कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बचपन से लेकर अब तक मैं घर के हर छोटे मोटे काम और करती ही आई थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे हर तरह का काम लिया करती थी। मेरी जिंदगी तो इसी तरह से गुजर गई थी। मेरे पिता अब मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, मगर मेरे लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। मैं जानती थी कि मेरी शक्ल की वजह से मेरी शादी नहीं हो सकती, मगर न जाने क्यों वह लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते थे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ का कहना था, आखिर कब तक तुम्हारी बेटी इस घर में बैठी रहेगी? इस तरह से हाथ पीले करके इसे घर से विदा कर दो। मेरी सौतेली माँ का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था, लेकिन वह मेरे भाई के साथ ठीक रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लड़का था और आने वाले समय में उनको पैसे कमाकर देने वाला था। अपने भाई से मेरी सौतेली माँ की मोहब्बत जताने का मतलब भी मैं अच्छी तरह से समझती थी। इस दुनिया में हर इंसान मतलबी है। कोई किसी के साथ मतलब रखता है तो कोई किसी के साथ। अगर कोई आपके साथ हंसकर बात कर रहा, तो समझ लीजिए कि उसके व्यवहार में भी आपसे रिलेटेड कोई ना कोई मतलब छिपा हुआ है। मेरी सौतेली माँ भी ऐसी ही थी। मेरा भाई उसके काम का था, इसलिए वह घर में उसको इज्जत दिया करती थी, जबकि मैं उसके काम की नहीं थी। इसीलिए मुझे इस घर में ना तो कभी इज्जत मिली थी और ना ही पेट भरकर खाना जिंदगी इसी तरह से गुजरती जा रही थी। मगर मेरा रिश्ता नहीं हो पाया। बुआ की तरफ से भी खबर आई थी कि मेरी बहन की शादी हो गई है। बुआ ने मेरी बहन की शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। मुझे खुशी थी कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हुई है और उसकी ससुराल भी अच्छी है। उससे कहीं ज्यादा अफसोस मुझे अपने नसीब पर था, जो शक्ल ही काली होने के साथ साथ अपने नसीब का ही वह पन्ना कातिल से लिखवा कर लाई थी। इस गांव में तो मेरा रिश्ता होना बहुत मुश्किल था, इसलिए सौतेली माँ मेरे लिए आस पड़ोस के गांव से रिश्ते ला रही थी। वह लोग जब मुझे देखती थी तो इनकार करके चली जाती थी। मुझे सौतेली माँ इस बात पर बहुत ताने दिया करती थी कि पता नहीं कैसी मनहूस शक्ल लेकर पैदा हुई है। कोई तुझे अपने घर में बहू बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अपनी किस्मत पर रोती रहती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके होने की मुझे दूर दूर तक भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ अपने शहर वाली बहन के घर गई हुई थी। जब वह मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई, मेरी सौतेली माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, लड़की,
तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूं। तेरी शादी शहर में होने जा रही है। मैं तो उनकी बात सुनकर चौंक गई थी। क्या सच में वह मेरे लिए शहर से रिश्ता लेकर आई थी? लेकिन जिस तरह से वह बातें कर रही थी, उसी हिसाब से तो यही लगता था कि वह सच कह रही है। मगर वह मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी? ये मेरी समझ नहीं आया। रात को जब पिताजी घर आए, तो उन्होंने मेरे पिताजी को भी इस रिश्ते के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं जो आज अपनी बहन के घर गई हुई थी, तो वह मुझे अपनी मालकिन के यहाँ ले गई। उसकी मालकिन बातें कर रही थी कि मुझे अपने बेटे के लिए किसी अमीर परिवार की पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी हो जो घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल सके। घरेलू हो, संस्कारी हो, सूरत शक्ल भी ठीक ठाक हो, मगर बहुत सीधी सादी हो। अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। ऐसी लड़की ढूंढ कर लाने वाले को मैं पूरे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगी। उस मालकिन ने इनाम की रकम इसलिए रखी है ताकि उसे कोई शरीफ, संस्कारी और भोली भाली लड़की का रिश्ता मिल जाए, क्योंकि आज के जमाने में ऐसी लड़कियां तो बड़े नसीब वालों को मिलती हैं, और अमीर लोगों को तो अमीर परिवारों की ही लड़कियों के रिश्ते आते हैं। उस मालकिन का कहना था कि गरीब परिवार की लड़कियां घर संभालना नहीं जानती, बहुत चालाक होती है और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत शातिर भी होती है। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि अंकिता तो घर के कामकाज को बहुत अच्छी तरह से जानती है और सीधी सादी भी बहुत है। मुझे उम्मीद है कि वह वहां जाकर उनके घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। मेरे पिता जी कहने लगे, अच्छा, तो तुम 5 लाख के लालच में अंकिता को उनके घर की बहू बनाना चाहती हो? मेरी सौतेली माँ यह सुनते ही घबरा गई थी। उन्होंने मेरे पिताजी से बात बदली और कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो यह चाहती हूं कि अंकिता इतने बड़े घर की मालकिन बन जाएगी। उसे कितना अच्छा ससुराल मिल रहा है। आप कहो तो मैं रिश्ते की बात मालकिन से कल ही जाकर कर लेती हूँ। अगर वह एक नजर हमारी अंकिता पर डाल ले, कहीं उन्हें अंकिता पसंद ही आ जाए। पिताजी ने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो, मगर मेरी बेटी के लिए अच्छा घर देखना। वहां पर उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सौतेली माँ ने मेरे पिताजी को भरोसा दिलाया था कि आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी सौतेली माँ अगले ही दिन जब शहर में मालकिन के पास बात करने के लिए गई, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को एक नजर देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। वह हमारे घर आकर गई थी और उन्होंने मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहा था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे और उन्हें अकेले कमरे में छोड़ दिया था। मालकिन मुझे इतनी गौर गौर से देख रही थी कि मैं नजर नहीं उठा पा रही थी। मैं उनसे बहुत डरी हुई थी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से देखा और कहने लगी, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। हमारे गांव में लड़कियों के ऊपर ने लिखने का रिवाज नहीं है, और ना ही गांव के लोगों की इतनी हैसियत है कि अपनी बेटी को शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने कहा कि यह औरत जो तुम्हारी शादी हमारे बेटे के साथ करवा रही है, ये तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने कहा, जी। तो वह कहने लगी, मैं जानती हूं कि पैसों के लालच में आकर यह तुम्हारी शादी हमारे बेटे के साथ करवा रही है। क्या तुम हमारे बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे घर वाले जो फैसला लेंगे मैं इसी में राजी हूं। वह कहने लगी, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही अपनी पसंद जाहिर कर देती है। मैंने कहा, आप पहले इंसान हो जिसने मेरी तारीफ की है, वरना हर कोई मेरी शक्ल को देखकर मेरी बुराई करता है। वह मेरी तरफ बात कर हंसने लगी और कहने लगी, इंसान की कल अच्छी नहीं हो तब भी चलता है, मगर मन अच्छा होना चाहिए। तुम हमें मन की बहुत अच्छी लगी हो। हम तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा, देखो मालकिन, आप भी फैसला सोच समझ कर करना, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी लोगों की कड़वी बातें सुनते सुनते ही गुजर गई है। मैं नहीं चाहती कि सारी जिंदगी आप भी मुझे इसी तरह की बातें सुनाओ। मालकिन कहने लगी, ऐसी बात मत करो, तुम्हारे चेहरे से छलकने वाली माँ। सोवियत और तुम्हारे मुंह से निकलने वाले सच्चे शब्द ही इस बात की गवाही देते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। दरअसल हम भी बहुत ज्यादा और अमीर परिवार के थे। हम अपने ससुराल गए थे और हमारी सास को हम बहुत पसंद थे। उन्होंने हमारा भोलापन और समझदारी देखते हुए हमें कहां से कहां पहुंचा दिया।
अब हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाएं और तुम्हारे होने वाले परिवार की नस्ल अच्छी और समझदार बनकर आगे बढ़े। वह मुझसे कहने लगी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तभी मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ बिहाने के लिए तैयार हूं। मैं तो उनकी एक बात पर खामोश हो गई थी। अगले ही पल उन्होंने घर में सबसे कह दिया था कि मुझे लड़की बहुत पसंद है और मैं इसी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इसी तरह मेरा रिश्ता उनसे बड़े बेटे सूरज के साथ है हो गया और फिर जल्द ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। शादी होने से पहले पहले ही मालकिन मेरी सौतेली माँ को इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दे गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो अपने घर का हीरा तुमने हमें दे दिया। मेरी सौतेली माँ तो वैसे भी लालची थी। 5 लाख देखकर तो वे फूले नहीं समा रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मुझे 5 लाख के बदले बेच दिया था। मेरी सास की एक अच्छी आदत थी, जो दुनिया की चमक दमक से दूर थी। उसे सादा सिंपल लोग बहुत अच्छे लगते थे। यही वजह थी जिसे मैं पहली नजर में देखते ही पसंद आ गई थी। मेरी सास को वह लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं, जो ढेर सारा मेकअप लगाकर अपने आप को चमका लिया करती थी, क्योंकि मेकअप लगाने से इंसान का चेहरा साफ होता है, लेकिन मन कभी साफ नहीं होता। मेरी सास का कहना था कि तुम्हारी आंखों में हम देख चुके हैं कि तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। तुम्हारी आंखें इस तरह गवाही दे रही हैं। इस तरह वह मुझे बहू बनाकर अपने घर ले जा चुकी थी। घर ले जाकर मेरा बड़ी ही धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया गया और रात के समय मुझे कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी ही देर बाद एक बिल्कुल बुढ़ा आदमी और एक पैर से लंगड़ा और एक हाथ भी नहीं था और इतना बदसूरत था। मुंह से उसके लार निकल रही थी और एक आंख भी नहीं थी। इतना बदसूरत था कि देखने में बहुत जैसा लगता था। वह मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। ये सब देखकर मैं चौंक गई और घबराकर कमरे से बाहर आ गई। वहीं पर वह मालकिन भी आ चुकी थी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई थी, वह तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने मालकिन से कहा कि आपने जिसके साथ मेरी शादी करवाई है, वह तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा और यह बदसूरत मेरे कमरे में कैसे आ गया। तभी उस मालकिन ने कहा कि यह मेरा बड़ा बेटा है और जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी, वह छोटा बेटा था। अब मेरे छोटे बेटे के लिए तो लाखों रिश्ते आ रहे हैं, वह भी एक से बढ़कर एक। मेरे बड़े बेटे के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने 5 लाख रुपए देकर तुम्हारी चाची से कहा था कि तुम अपनी इस काली लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दो। तुम्हारा सौदा तुम्हारी चाची ने मेरे साथ किया है। मेरे इस बेटी को कोई लड़की नहीं दे सकता था और इसे उम्र भर में कुंवारा भी नहीं रख सकती थी। इसीलिए तुम्हें ही इसकी पत्नी बनकर रहना होगा। अगर तुमने नहीं रही तो तुम्हारी जान ले लूंगी। अब मैंने सोचा कि अब तो मेरे काला रंग मेरे ऊपर और भी ज्यादा हो गया। तभी उसने कहा कि तुम जैसे काली लड़की के साथ भला हैंडसम लड़का शादी कर सकता है क्या? हम ठहरे इतने बड़े अमीर लोग और इतने अच्छे, और मेरा छोटा बेटा इतना हैंडसम है कि लड़कियों की तो उसके पीछे लाइन लगी रहती है। तुम बेवकूफ हो। क्या तुमने क्या सोचा कि इतना हैंडसम और अमीर लड़का तुम जैसी काली लड़की से शादी करेगा? वह तो हम लोगों ने चाल खेली थी। तुम्हारी चाची को पूरे 5 लाख रुपए दिए थे तुम्हें खरीदने के, और लोगों में ये पता ना चल जाए या तुम्हें कुछ खबर ना हो जाए। इसलिए हमने एक बार के लिए अपने छोटे बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवा दी। अब आज के बाद यही तुम्हारा पति है, इसी का तो ख्याल रखना। अब उस भूत जैसी शक्ल के इंसान के साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजार नहीं थी, क्योंकि मैं किसको ये मेरी दुविधा बता सकती थी। मेरा कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं कुछ शेयर कर सकती थी। इसीलिए मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और उसी बुढ़े इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक रोज मैं बैठी सोच रही थी कि अगर मेरी माँ होती तो मेरी जिंदगी में इतने तूफान नहीं आते। लेकिन खैर, ये मेरी किस्मत थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी गलती यह थी कि मेरा काला रंग है। मेरे काले रंग की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन चुकी थी। धन्यवाद।